Students, in this video, I am taking the allotropous of carbon. What is a allotropy? पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एलोट्रॉपी क्या होती है. तो एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट मतलब एटम्स रहते हैं एलिमेंट्स में, बट अरेंजमेंट इज डिफरेंट इन और दे हैविंग सेम फिजिकल स्टेट. यानी कि जो एटम्स का जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होती है, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. जैसे कि कार्बन तो रहेगा ही एलोट्रोपस ऑफ कार्बन में, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट हो जाएगा, उनका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा. उसी को कहा जाता है एलोट्रोपस. तो कार्बन जो होता है वो दो तरह के एलोट्रोपस फॉर्म में होता है. पहला है क्रिस्टलाइन, दूसरा है एमॉर्फस. तो आपके जो कोर्स में क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एमॉर्फस नहीं है. क्रिस्टलाइन फॉर्म में तीन तरह के इसके एलोट्रोपस फॉर्म होते हैं. पहला डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट और थर्ड है फुलेरिन. तो हम लोग एमॉर्फस में कोक, चारकोल और कोल होता है. ये आपको कोर्स में नहीं है, तो हम सिर्फ कौन सा लेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म हम लोग लेंगे. अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर इसका जो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं डायमंड ले रहे हैं. डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें डायमंड के स्ट्रक्चर में जो हर एक जो कार्बन एटम है वो किसके साथ बॉन्डेड रहता है, चार कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड रहता है. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि कार्बन एटम है, चार कार्बन एटम से बॉन्डेड रहेगा. तो आपने देखा इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है 1 2 3 4. इस तरह से वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है. और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है. यानी कि एक S का और 3 P के टोटल 4 बॉन्ड इस तरह से इसके बनते हैं. अब sp3 को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि sp3 क्या होता है, यह आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं. तो इस तरह से चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, इसीलिए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. और ये जो चारों कार्बन एटम जो होते हैं बॉन्डेड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए कार्बन जो होता है वो हार्ड होता है. अब नेक्स्ट है इसका जो होता है, अब आपने देखा कि चारों में कहीं भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. चारों ही इलेक्ट्रॉन किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर नहीं करता है, तो ये इसको इंसुलेटर कहा जाता है. फिर इसीलिए अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा. और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं वो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर में रहते हैं. और एक तरह का रेगुलर लैटिस अरेंजमेंट जो रहता है इसमें होता है. और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है. इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो दिखता है. अब हम लोग लेते हैं ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो होता है उसमें जो कार्बन एटम होता है वो 3 कार्बन एटम के साथ बंधा हुआ होता है, बॉन्डेड होता है इस तरह से. अब 3 कार्बन एटम है तो वैलेंसी को सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाता है. तो 1 2 3 4 तो डबल बॉन्ड एक होता है और वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती है. एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड और दूसरा होगा सिग्मा बॉन्ड. तो इसलिए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. यानी कि एक S का और 3 P के हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. अब इस तरह में इसमें आपने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, जैसे कि पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते, तो इसीलिए गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. इसी तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. और इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से हेक्सागोनल बनता है. तो हर एक में इस तरह से इसका हेक्सागोनल बनेगा, जिसमें कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड होगा. तो डबल बॉन्ड जो इस तरह से होता है वो पाई बॉन्ड में, और सिंगल इस तरह से सिग्मा बॉन्ड होता है. और इस तरह की बहुत सारी इसमें क्या रहती है, स्ट्रक्चर होता है. और एक तरह से शीट फॉर्म में वो क्या रहते हैं, अरेंज्ड रहते हैं, एक के ऊपर एक शीट होती है, यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण आपने देखा होगा कि पेंसिल को जब हम लोग, पेंसिल इसी से बनती ग्रेफाइट से, पेंसिल को जब हम शॉर्प करते हैं तो उसका वो क्या होती जाती है, टूटती जाती है, आगे का पोर्शन खत्म होता जाता है ना, लेयर जो होती है उसकी खत्म होती जाती है. इससे पता चलता है कि ये क्या है, एक लेयर फॉर्म में. तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. अब ये सॉफ्ट होती है, ग्रेफाइट जो होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है. वो किस वजह से होती है, जैसे कि कार्बन हार्ड होता है, डायमंड हार्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से. तो ये जो सॉफ्ट होती है वो किसकी वजह से होगी, वंडरवॉल्स जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या होती है, ये वंडरवॉल जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, इसीलिए क्या होती है, ये सॉफ्ट होती है.
नेक्स्ट फॉर्म है इसका फुलेरिन। फुलेरिन जो होता है वो हम लोग जो पढ़ते हैं अधिकतर जो यूज़ में लाते हैं वो C60 फुलेरिन जो है वो वेल नोन है। और इसके अंदर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और कार्बन का अरेंजमेंट सेम ऐसा ही होता है जैसा कि ग्रेफाइट में होता है। तो कार्बन एटम जो होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह का क्लोज्ड केज लाइक, यानी कि जैसे केज जैसा जो होता है स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये बंद होते हैं। जैसे कि आपने देखिए कि फुटबॉल देखिए, फुटबॉल में आपने देखा होगा कि अल्टरनेट पेंटागन और हेक्सागन आपको दिखेंगे उसके, जो आप फुटबॉल अगर देखते हैं स्ट्रक्चर में, तो सॉसर बॉल जैसा इसका क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो 20 क्या होते हैं हेक्सागॉन्स होते हैं, यानी कि इस तरह से, और 12 क्या होते हैं पेंटागॉन्स होते हैं, और वह एक स्पेशल मैनर में क्या रहते हैं अरेंज्ड रहते हैं। तो इसके लिए जो इसका जो स्ट्रक्चर है इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं, इसका मैंने एक अलग से वीडियो तैयार किया है, आप उसको अलग से वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरह से C60 होती फुलेरिन, और उसके साथ C70 भी होता है, C80 फॉर्म भी होता है। C60 का मतलब होता है कि कितने 60 कार्बन एटम्स होते हैं, और वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या रहते हैं अरेंज्ड रहते हैं। अब फुलेरिन का नाम कैसे पड़ा, तो फुलेरिन जो नेम है वो जो एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर करके, फुलर करके, तो उनके नाम से हुआ ये नाम, क्योंकि वो एक जियोडेसिक जो डोम्स बनाने का काम करते हैं। डोम आपको पता है डोम जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा डोम जैसे हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, किसा डोम जैसा स्ट्रक्चर, ये डोम ये वाला, ये इस तरह से वो क्या बनाते थे डोम बनाते थे। तो उन्हीं के नाम पर क्या हुआ, इसका नाम बकमिंस्टर नाम रखा गया, और इसको शॉर्ट में बकी बॉल भी कहा जाता है। अब ये तो फुलेरिन का स्ट्रक्चर से रिलेटेड। फिर अब हम लेते हैं इसका प्रिपरेशन। अब प्रिपेयर कैसे करते हैं फुलेरिन को, तो फुलेरिन को प्रिपेयर करने के लिए इस तरह से डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लोज चेम्बर है, बंद वाला चेम्बर, और ये जो क्लोज चेम्बर के अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। इनर्ट एटमॉस्फेयर यानी कि जिससे कि कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, ऐसी गैस लेते जो रिएक्ट नहीं करती है, तो ऑर्गन या हीलियम दोनों में से कोई एक गैस ले लेते हैं और उसको इसके अंदर भर देते हैं। फिर क्या होता है, और लो प्रेशर पे उसको डाला जाता है, और इसके अंदर जो अटैच किया जाता है वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। और हाई वोल्टेज पे क्या होता है कि फुलेरिन जो रहती है वो इसको एक तरह से इट इज प्रिपेयर्ड बाय वेपराइजिंग अ ग्रेफाइट रॉड इन हीलियम एटमॉस्फेयर एंड द मिक्सचर ऑफ फुलेरिन। जैसे कि आप इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा कि मिक्सचर बनेगा फुलेरिन का, ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ बना है। तो ये इसमें मिक्सचर में क्या क्या बनता है, C60 C70 ये सब रहते बनते हैं। तो अब ये C60 और C70 को सेपरेट करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से क्या करते हैं उसको अलग कर लेते हैं। लेकिन जो प्योर हमको C60 मिलती है वो हमको आइसोलेटेड करते, किससे आइसोलेटेड करते, फ्रॉम इट्स मिक्सचर बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उस कॉलम क्रोमेटोग्राफी से क्या करते हैं C60 जो फॉर्म है दोनों मिक्स बनते हैं C60 और 70, तो C60 को अलग कर लिया जाता है। अब फुलेरिन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो फुलेरिन जो हमको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसमें कार्बन एटम, तो sp2 होने की वजह से क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिर ये सॉल्युबल होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है CS2 में भी ये क्या होता है सॉल्युबल होता है। फिर है कि C60K3, ये किसका कंपाउंड है C60 का, C60K3 जो होता है वो एक तरह का सुपर कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फुलेरिन। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है, नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि बहुत स्मॉल, जैसे कि जो चिप्स बनाए जाते हैं कंप्यूटर या इसके डिवाइसेस में जो वो लगते हैं वो जो होते हैं, इसमें भी क्या होता है ये इसको प्रिपरेशन में ये फुलेरिन यूज में आता है। तो ये जो है क्योंकि वर्क इन NM रेंज, नैनोमीटर रेंज में क्या करता है वर्क करता है, इसीलिए जो नैनो टेक्नोलॉजी में जो मिनी रोबोट्स बनते हैं, डिवाइसेस बनते हैं मिनी, वो उसको क्या करते हैं बनाने में इसको यूज में लाया जाता है। फिर है कि ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर क्या होता है कि वो स्मॉल ऐसे डिवाइस चाहिए कि जो ड्रग को अंदर की तरफ इंजेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी इसको यूज में लाते हैं। फिर HIV के ट्रीटमेंट के लिए जैसे डायग्नोस्टिक एजेंट इसको काम में लाते हैं। फिर सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स भी जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम डिटेल नहीं लेंगे, क्या होता है NMR का मैं फुल फॉर्म बताती हूँ। NMR जो होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो होता है उसको कहा जाता है।
तो ये एक तरह का एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका यूज़ होता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो प्योरिटी जो चेक की जाती है किसी भी इसकी सैंपल की, तो वो NMR से चेक की जाती है। तो ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी क्या होता है, ये यूज़ में आया जाता है। फिर ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स इस तरह से इसमें यूज़ में लाए जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि केमिकल फील्ड में और इस तरह से मेडिकल फील्ड में कितना ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा काम में आती है ये फुलेरिन इस तरह से होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसको बनाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो तैयार किया है, तो आप कोर्स में वीडियो देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको बनाएंगे।